तो हेलो बच्चा पार्टी। अब अगला टॉपिक कौन सा? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये साइंस पार्ट में कौन सा चैप्टर है? फोर्थ। ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि चार्ज क्या है। ठीक है। चार्ज मतलब क्या है? चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब ये जो चार्ज है ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन पे होता है, और ये जो होता है ये अपन ने पढ़ा है किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। ठीक है। अब ना ये जो चार्ज है, ये चार्ज के भी दो नेचर है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब हम लोग ने पढ़ा ना, स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? मूविंग चार्ज। तो ये जो हमारा चैप्टर है, कौन सा? करंट। करंट का मतलब ही क्या होता है? मूविंग चार्ज। क्या है करंट की डेफिनेशन? क्या है कि भाई अपने पास मान लो एक कंडक्टर है। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एक चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। अब कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भाई साहब को कुछ तो टाइम लगेगा, तो डिवाइड बाय टाइम। तो एक यूनिट सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज योर करंट। ठीक है। अब ये जो चार्ज है इसका यूनिट होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है। और करंट का होता है एम्पियर। समझ में आया? तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो किसके अंदर है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। इतना समझ में आ गया सबको कि एक्चुअल में करंट क्या होता है? कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई आ किधर से रहे? हम लोग ने बचपन में दो चीजें पढ़ी हैं। क्या? एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। बचपन से पढ़ा हमने, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब चालू है। ठीक है। बचपन से अपन पढ़ते हैं, कभी टीचर से हमने नहीं पूछा टीचर क्यों। ठीक है। तो कंडक्टर जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है इसका मतलब किसका फ्लो हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स का। इंसुलेटर का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो मतलब पिक्चर कहां पे? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। अब जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास क्या है? मेटल्स। और ये लोग कौन है? नॉन मेटल्स। है कि नहीं? अब अगर तुम लोगों ने सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैंने बताया है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पीछे का तुमको मैंने स्टोरी भी बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है। साइज बड़ा होते जा रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, पीछे के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का फोर्स नहीं मिल रहा। ठीक है। तो ये सारे रीजन है। मान लो अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लो तो आपको इसका रीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, अब यहां पे एक टर्म आता है जिस टर्म को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में करंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बोलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? फ्री मतलब फ्री का इलेक्ट्रॉन। फ्री का इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है? जैसे कि ये है मेरे पास न्यूक्लियस, एक
दो, तीन, चार। भैया लास्ट में इलेक्ट्रॉन दो चार घूम रहे हैं। अब ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके पास देखो क्या होता है। ये फोर्थ है, ठीक है, ये थर्ड वाला है। अब थर्ड वाले में कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। मतलब न्यूक्लियस से जो भी फोर्स आएगा वो पहला किसको मिलेगा, इसको। ये भाई साहब क्या हो गए, छुप गए। जैसे स्कूल में हम लोग को ऐसे लाइन से खड़ा कर दिया, अब उसमें कोई ऐसा छोटू सा बच्चा है, वो किसी बड़े बच्चे के पीछे छुप जाए तो मुझे पता चलेगा क्या। अब वो पीछे डांस कर रहा है मस्त, मुझे दिख रहा है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि आगे वाले बंदे ने उसको क्या कर दिया है, शील्ड कर दिया है। तो शील्ड कर देने की वजह से वो मुझसे क्या हो रहा है, छुप जा रहा है, मेरा रीच वहां तक नहीं है। तो अब अगर वो पीछे से अपनी रो भी चेंज कर लेगा मुझे पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो यही होता है सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो जो स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, उसकी वजह से ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, शील्ड हो जाते हैं। एक तो वैसे ही डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑलरेडी कम लग रहा है, ऊपर से भाई साहब सबके सब इनको क्या कर देते, शील्ड कर देते, जिसकी वजह से ये लोग वहां से क्या हो जाते हैं, गायब। गायब कैसे हो गए, थोड़ा सा भी तुमने फोर्स दिया और ये वहां से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो बड़ा घर है, तो लाइन से 5 रूम बने, पहले रूम में पापा बैठे और तुम पांचवें रूम में बैठे हो। तुम्हारा दोस्त है, चल भाई क्रिकेट खेलने चलते। पापा है क्या उधर, पापा तो पहले रूम में है ना, क्या पता चलेगा पापा को, एक काम कर चल चलते। रीच नहीं है ना भाई, रीच नहीं है, इसलिए तुम आसानी से थोड़ा सा फोर्स मिला और तुम कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो सेम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इनको अगर अपन थोड़ा सा भी फोर्स देंगे तो ये फोर्स डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। तुम्हारे केस में फोर्स कौन ला रहा था, फ्रंट, तुम फ्रंट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। यहां पे भी फोर्स लगेगा, समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये फोर्स एक्चुअल में है क्या, ये कहां से आएगा, कैसे होगा। इतना सबको समझ में आया क्या। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये देखना है कि यार ये करंट किस टाइप की क्वांटिटी है। हमने बचपन से पढ़ा है स्केलर और वेक्टर, एक पढ़ा स्केलर, एक पढ़ा है वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज ना होना, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन भी। बट करंट ऐसा कुछ नहीं है। करंट को जनरली हम लोग स्केलर बोलते हैं, बट करंट जो है वो है टेंसर क्वांटिटी। क्या है, टेंसर। ठीक है। तो फिलहाल नाम सुन के लो क्या होता है, जब हायर स्टडीज में जाओगे तो समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या होती है। समझ में आया। अब एक चीज याद रखना, हमने लिया कंडक्टर, ये रहा मेरा कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो होगा रिवर्स में। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। यहां तक समझ गए सब लोग, ठीक है। अब ये मूव तो करेगा, तो मूव किसकी वजह से करेगा, मूव करने के लिए भाई के पास है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल सबको पता है। अगर लोकल भाषा में बात करें, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ताकत। एक की हायर कैपेसिटी है, एक की लोअर कैपेसिटी है। तो जनरली चीजें कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर से लोअर। बचपन में अपन ने पढ़ा रहेगा ना कि 2 कंटेनर ले लो, एक को फुल भरो एक को हाफ भरो। तो फुल वाले में से वाटर अपने आप फिल हो जाएगा किसमें, लो वाले में, क्योंकि यहाँ हायर प्रेशर था, हायर पोटेंशियल था। हायर से कहाँ फ्लो हो गया, लोअर में। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का वैल्यू क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है। तो हमारे कंडक्टर्स में भी क्या होता है कि अगर तुमने चाहिए करंट का फ्लो हो,
तो उसके लिए मुझे एक टर्मिनल पे करना होगा हायर पोटेंशियल और एक टर्मिनल पे करना होगा लोअर पोटेंशियल। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक करंट का फ्लो होने वाला नहीं है। हम भी जैसे कि अभी टेस्टर होता है, टेस्टर टेस्टर वो घर के अपना सॉकेट में डालो, एक जगह से पावर आती, एक जगह से पावर नहीं आती, तो जहां से पावर आ रही है वहां पे हायर पोटेंशियल, जहां से नहीं आ रही है वो लोअर पोटेंशियल, ये दोनों है। इसकी वजह से करंट ऐसा हायर से किसमें फ्लो होता है, लोअर में। समझे, अगर दोनों जगह डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं। तो एक जगह हायर वैल्यू चाहिए, एक जगह लोअर चाहिए। तो जनरली हम लोग बोलते हैं बैटरी लगा दो, तो बैटरी में पॉजिटिव होता है हायर और नेगेटिव होता है लोअर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करेगी कहाँ पे, अरे थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरीके से दिखाया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव से। तो करंट ऐसा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, इस तरफ। मतलब करंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फंडा क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब मूव कर रहा है भाई, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये तो यार फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जहां जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएगा वहां वहां क्या आएगा, वर्क। और जहां वर्क आएगा वहां पे क्या आएगी, एनर्जी। तो सीधी सी बात है, हमने एक टर्म सुना है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फंडा है अपन वो समझते हैं। देखो, तो एनर्जी का मतलब ये हो गया कि काम हो रहा है, अब एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही कैसे पता चलेगा, जैसे तार वगैरह होता, वायर जो होती है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाती है, गर्म। क्यों गर्म हो रही भाई, एनर्जी। अब वो गर्म होने का रीजन क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में टकरा जा रहे हैं, तुम्हारे वायर के बाउंड्री से टकरा जा रहे हैं। कंटिन्यूअस कोलिजन होने की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, और आउटकम में हमको मालूम पड़ता है कि भाई वायर गर्म हो गया, फैन गर्म हो गया। अगर ये सब ना हो, इसका मतलब एनर्जी नहीं है। एनर्जी है इसलिए तो पता चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का वैल्यू है, या फिर फॉर्मूला किस तरीके का, देखो फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी एन। क्या है ये, ठीक है, पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वोल्टेज, ये होता है करंट। ठीक है, अब इन सब चीजों को पढ़ने से पहले छोटी सी चीज देख लो। छोटी सी चीज क्या है, ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। V मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर मैं करंट को फिक्स कर देता हूं, ठीक है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। इसका मतलब देखो क्या होता है, जैसे कि अब फैन है मेरे पास, फैन को मैं छोटी सी रिमोट की जो बैटरी है चला सकता हूँ क्या उससे, 9 वोल्ट की बैटरी चलाना पॉसिबल है क्या। फैन अप्लायंसेस जो है वो खुद एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस। अब यार फैन को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। 9 वोल्ट से पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। समझे, तो वोल्टेज देखा जाए तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। तुम देखो वायर लेने जाओ दुकान पे, अंकल को बोला अंकल मेरे को वायर चाहिए, अंकल बोलता चलाना क्या है, किधर लगाएगा वायर। समझे, क्योंकि अब तुम एकदम मोटी वाली वायर छोटे से एलईडी बल्ब में लगा के सोचोगे कि हाँ मैं बल्ब जला लूं, जलेगा क्या, क्योंकि तुम जो वोल्टेज देने वाले हो तो बेचारा वायर ही यूज कर लेगा। और अगर हम लोग जो पोल से हमारे घर में लाइट आ रही है उसमें हम लोग हमारे घर की वायर लगा दें तो पॉसिबल है क्या, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा वोल्टेज को मैनेज करने के लिए रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। समझे, तो जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हुआ, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, मॉडिफिकेशन कैसा कर सकते हो, अगर मैं इसके थोड़ा सा बेसिक में जाऊं
तो आई होता है मेरा क्यू अपॉन टी। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर करने जाते हो तो मैं v की वैल्यू रख सकता हूं वहां से, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, चीजें क्या हो रही है। सिर्फ सब कुछ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, इतना क्लियर। तो P तो पता चल गया क्या है, एक तो ये हो गया। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मुझे निकालनी हीट, एनर्जी की बात हो रही है ना, तो अब एनर्जी इसमें से कौन से फॉर्म में निकलती है, हीट के फॉर्म में। मोटर गर्म हो रहा है, वायर गर्म हो रही है, फैन गर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, P में कर दूंगा T का मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन गया, VI T। ये मेरा क्या बन गया, हीट का फॉर्मूला। अब ओहम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो मैं V की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, आई आर। तो आई आर इंटू टी, क्या बन गया फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब ये जो हीट वाला फॉर्मूला है, एनर्जी वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग अपने तरीके से कैसा भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। V इक्वल्स टू आई आर को हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, V अपॉन आई करके कर लो, या V अपॉन आर करके, जैसा भी वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, अब अब अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूं तो भैया यूनिट तो सबको चाहिए। ठीक है, तो यूनिट कैसे रहेगा, P इक्वल टू वी आई, इसका होता है वोल्ट, इसका होता है एम्पियर। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर। अब अगर मैं देखने जाऊं तो वोल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल पर कुलम, और एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कुलम पर सेकेंड। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसल, तो बचा क्या, जूल पर सेकंड। तो मेन जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है या फिर एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। इसी जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। समझ में आया। तो घर का जो बिल होता है, घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस में काउंट करते हैं, वॉट में ना। जूल हो गया एनर्जी, ये हो गया टाइम, कि आप कौन से अप्लायंसेस को कितना देर यूज करते हो, वो उसकी क्या दिखाएगा, पावर। और कितना यूज कर रहे हो, कितना दिन के लिए यूज कर रहे हो, क्या यूनिट है, उसके हिसाब से आपका बिल निकलता है। बिल कैसे कैलकुलेट करता है मैं सिखाऊंगा तुमको। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, सब कुछ क्लियर। अब जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। अब देखो, कोई भी चीज हीट कब होती है, किसी भी चीज के हीट होने का एक ही रीजन है, क्या, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, या फिर हमने रजिस्टर सुना है, रजिस्टर, रजिस्टर छोटा सा डिवाइस होता है, इसका काम क्या होता है, करंट को रोक के रखना। जैसे कि एग्जांपल लो, चार्जर होता है, चार्जर, चार्जर पे कभी ध्यान से देखो क्या लिखा होता है, इनपुट 220 वोल्ट, आउटपुट 5 वोल्ट। बाकी का 215 किधर गया, बाकी का 215 जब कभी चार्जर खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है, दो टांगों वाला, और उसपे से पट्टियां बनी होती कलर की, इसको बोलता है रजिस्टर। ये भाई साहब करंट को रोकने का काम करता है। तो जब करंट को रोक लिए हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझे। तो हमारे पास कुछ ऐसे एलॉयज है जो है तो कंडक्टर, बट कंडक्टिविटी के साथ साथ वो करंट को अपने अंदर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमारे घर में स्त्री देखी है हमने, इलेक्ट्रिक कुकर देखा है, आयन देखा है, इसमें होती है कॉइल। ज्यादातर कॉइल किसकी होती है, नाइक्रोम की। ठीक है, नाइक्रोम की कॉइल होती है, जैसे ही तुम उसको ऐसा कनेक्ट करोगे भाई, तुरंत पूरी कॉइल क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। मैं कल लाता हूँ, कल दिखाता हूँ तुमको, कल का जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे ना अपन, तो तुमको दिखाता हूँ मैं कितना फटाफट गर्म होती है वो,
वो हो गया। या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल, समोसे खाने गए हो, होटल में नहीं रे बाबा, ठेले पे। ठेले पे समोसा खाएगा तो क्या होता है, एक ऐसा पीला बल्ब टांगा रहता है, पीला बल्ब, नीचे समोसा, कांच का सब बर्तन होता मस्त। अंकल को पूछता, अंकल गरम है क्या? अंकल बोलता, अब भी निकाला है, 5 मिनट पहले, तेरे आने से 5 मिनट पहले निकाला है। भले वो सुबह से पड़ा है, तुम भी हाथ लगाते, हाँ यार गरम तो है। तो भाई वो गरम क्यों है? अपन ने लगाया पीला वाला बल्ब। पीले वाले बल्ब में तुमने देखा होगा, बीच में ऐसा कॉइल होता है क्या? इसको बोला जाता है टंगस्टन। क्या बोलते हैं भाई? ये इतना खतरनाक मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3400 डिग्री सेल्सियस। कभी जाके ट्राई मारना, बल्ब ऐसा घर में लगाओ आधे घंटे बाद, और माइका लाल उसको ऐसे पकड़ के निकाल के दिखा दे भाई, इतना गर्म हो जाता है ना बल्ब कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि ये जो फिलामेंट है यार, फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, तो भाई कितनी एनर्जी होगी उसके पास। और उसी का रिजल्ट है, उसमें से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। अपने घर में अभी तो व्हाइट लाइट आ गई, वो पीला बल्ब लगाओ और आधा घंटा बैठ के दिखाओ, तुम लगेगा भाई रेगिस्तान में बैठा। अगर दो चार बल्ब लगा लिए ना पीले वाले, तो भाई बस तुम्हारे घर पे न्यूज वाले आ जाएंगे, तुम्हारे घर में इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? तो हमने क्या लगाया? बल्ब। क्या रीजन है? फिलामेंट किसका है? टंगस्टन का। भाई इतनी ज्यादा हीट लेता है, इतनी ज्यादा हीट लेता है कि पूछो मत। मतलब क्या हुआ? समोसा वाला तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, इतना क्लियर सबको? ठीक है, टंगस्टन क्लियर हुआ? हाँ भाई, बल्ब जाके पकड़ मत लेना, हाथ भी जल जाएगा, बोलोगे सर ने चैलेंज दिया था। ठीक है, चलो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादातर गर्मियों में होती है, शॉर्ट सर्किट। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक हो गई भाई, शॉर्ट सर्किट। अभी देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, सर्किट सबको पता है ना। सर्किट का मतलब क्या होता है? वायर है, बैटरी है, उसमें कुछ तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब चीजें कनेक्टेड है, उसको अपन बोलते हैं सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? छोटा सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि अचानक से जब कभी भी करंट को एक शॉर्टकट पाथ मिल गया, तो वो पूरा सर्किट छोड़ के कहां चले जाएगा? शॉर्टकट पे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा मान लो ये ऐसी दो वायर है, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है। इधर पे एक बालक आया, बालक आया ना यार, ये क्या बना रहा हूं मैं, चलो मान लो यही बालक है यार, ठीक है। बालक किसी के गम में आके चिपक गया इधर। अब करंट कहाँ जा रहा था? आगे। बालक ने इधर पकड़ा और इधर पकड़ लिया। करंट बोला भाई ये क्या नई चीज है, आगे जा रहा था, मैं यहां से चले जाता हूं। अब जैसे ही यहां से चला गया, तो ये भी करंट इधर से इधर आ गया। ये भी बोला भाई कुछ तो नया आया मार्केट में, चल अपन भी चलते। दोनों आपस में क्लैश हो गया। अचानक से क्या हो गया? ये करंट भी सेम पाथ पे आ गया, ये करंट भी सेम पाथ पे आ गया। भाई बहुत ज्यादा करंट अचानक से सिंगल पाथ में आ गया। अब इतना लोड वायर ले नहीं पाएगा और खत्म। तो वहां पे आग लग जाती है। समझे? तो शॉर्ट सर्किट का मतलब समझा? मतलब सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट, छोटा हो गया। छोटा होने की वजह से भाई करंट ज्यादा हो गया, ज्यादा करंट हो गया, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो वहां पे क्या लग गई? आग लग गई। समझा? तो शॉर्ट सर्किट जनरली क्या होता है कि एक किसी सर्किट में गलती से अचानक से एक लो सर्किट बन गया। लो सर्किट कौन सा? लोअर रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन गया, इसीलिए वो वहां पे प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये सब जनरली कब होता है? वायर खराब हो गई, लूज कनेक्शन हो गया, या फिर वायर के ऊपर जो हमारी प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो मेल्ट हो गई, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। यहां तक समझा क्या? अब घर पे आ जाओ। घर में वायर होती भाई कितने टाइप की? 3 टाइप की। एक वायर होती है लाइव, एक होती है न्यूट्रल, और एक होती है अर्थ। लाइव ज्यादातर होता है रेड कलर का, ये ज्यादातर होता है ब्लैक कलर का। ये भाई साहब मस्त मॉल है, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, मर्जी के ऊपर है भाई। इलेक्ट्रिशियन आजकल कुछ भी करते। इलेक्ट्रिशियन इतने खतरनाक है मार्केट में
कि इतनी अच्छी वायरिंग करके जाते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रिशियन आके बोलता है भाई क्या ही किया है। वो लोग न्यूट्रल में भी पीली वायर घुसा के चले जाते हैं, पब्लिक को लगता है ये अर्थिंग है। ऐसा मेरे घर में देखा है मैंने, तुम्हारे घर में भी चेक करवा लो। तो लाइव वायर का मतलब क्या? हाइयर पोटेंशियल, समझा? ब्लैक का मतलब क्या? न्यूट्रल, मतलब भाई पोटेंशियल नहीं है। तुमने देखा हो ग्राउंड बोलते, ग्राउंड, ये ग्राउंड पे लगा इसको। ठीक है, सर्किट वगैरह तुमने देखा होगा, जब अगर तुम साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेते हो तो बच्चे ऑर्डिनो वगैरह यूज करते हैं, वहां पे जीएनडी लिखा होता है, ग्राउंड। ठीक है, मतलब वो क्या है? लोअर पोटेंशियल वाला पार्ट है। अब अर्थ क्या है? अर्थिंग क्या है? भाई अर्थिंग ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं छोटा था, नया नया कंप्यूटर लाया घर पे, सेकेंड हैंड। तो किसी ने तो बोला कि अर्थिंग करानी पड़ती है। मैं बोला जा यार, कौन कराएगा अर्थिंग। भाई पीसी चालू कर दिया मैंने। अब यार घर में वाईफाई तो था नहीं, तो अपना जुगाड़, यूएसबी केबल वाला चालू किया, यूएसबी टेथरिंग किया, कनेक्ट किया उसको। मोबाइल बोला पासवर्ड, अब फिंगरप्रिंट था। मोबाइल जैसे टच किया भाई, शॉक लग रहा है हल्का हल्का। मैं बोला ये क्या हो गया? तो दोस्त को बुलाया, दोस्त लाया टेस्टर, इलेक्ट्रिशियन था। पूरे सीपीयू पे करंट आ रहा है। बोला भाई अर्थिंग नहीं किया है क्या? बोला नहीं यार, अर्थिंग तो नहीं किया। बोला भाई घर में अर्थिंग कराना बहुत जरूरी है। अर्थिंग से क्या होता है? अर्थिंग से जो भी घर में एक्स्ट्रा करंट है, या फिर आप कोई भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो उसमें अगर एक्स्ट्रा करंट है, तो अर्थिंग की वजह से वो करंट कहाँ चले जाता है? नीचे चले जाता है। समझे? जिसकी वजह से आप भी सेफ रहते हो और आपके डिवाइस भी सेफ रहते हैं। समझा? तो इसीलिए अर्थिंग कराना बहुत जरूरी है। और एक सबसे अच्छी चीज जो आजकल सब घरों में होती है, फ्यूज। क्या है? हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज बोले तो क्या? तुमने देखो घर में जहां पे तुम्हारा मेन स्विच है, मेन स्विच में देखा होगा ना, एक ऐसा व्हाइट या क्रीम कलर का ढक्कन लगा होता है, उसका ऐसा पकड़ने पर खींचने का। उसको खींचोगे ना तो दो टांगे दिखेंगे तुमको। वो दो टांग के बीच में पतला सा वायर होता है। ठीक है, तो वो जो सेटअप है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज। अब देखो फ्यूज जरूरी क्यों है? क्या होता था पहले के टाइम पे ना, इतनी अवेयरनेस नहीं थी और इतने डिवाइस भी नहीं थे मार्केट में। तो लाइट का फ्लक्चुएशन, मतलब करंट का फ्लक्चुएशन बहुत होता था। तो जब मैं छोटा था, हम लोग के टाइम में ना डब्बा टीवी चलती थी। तो भाई ऐसा लाइट कभी कभार जाती थी ना, तो लाइट जाने के बाद भी टीवी ब्लिंक करता था। और बहुत बार ऐसा होता था, सुनने में आता था भाई इससे घर का टीवी उड़ गया। क्या हुआ? अरे यार वोल्टेज कम ज्यादा हुआ और करंट सर्किट में रह गया, टीवी दिखा, टीवी पे चला गया और टीवी की पूरी वाट लग गई। तो फिर धीरे धीरे जनरेट हुआ फ्यूज। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज को हम लोग जो हमारे घर का सर्किट जहां से स्टार्ट होता है ना, उसके पास ही लगा देते हैं। मतलब मीटर, जो अपना मीटर है, मीटर से वायर निकली, तुम्हारे घर के मेन जो कनेक्शन जहां से हो रहा है वहां पे जा रही है, हम उसको उसके बीच में ही लगा देते हैं। जिसका फायदा क्या होता है कि इन केस कभी अगर करंट ज्यादा आया, तो उसमें पतला सा वायर होता है। करंट ज्यादा आएगा, वायर की कैपेसिटी 220 की है, गलती से 300 आ गया। कैपेसिटी 200 की, आया 300, ज्यादा करंट आ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वायर संभाल नहीं पाएगा, वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट। जैसे ही वायर मेल्ट, सर्किट क्या हो गया? ब्रेक। सर्किट ब्रेक तो करंट आगे जाएगा क्या? नहीं। जब करंट आगे जाएगा ही नहीं, तो हमारे डिवाइस में कुछ तकलीफ आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है, आज देखो मार्केट में आजकल नए वाले जो एक्सटेंशन बोर्ड आ गए, सब लंबे वाले, उसमें ना बहुत सारे बोर्ड में फ्यूज लग के आता है। घर में तो फ्यूज लगा ही है, और उसमें भी फ्यूज लगा तो पतला सा कांच का होता है। तो वो फ्यूज भी क्यों लगा भाई? एक्स्ट्रा सेफ्टी है। हो सकता है हल्का फुल्का करंट ज्यादा आ गया, तो पहले क्या खराब होगा? फ्यूज। फ्यूज खराब हो जाएगा, तेरा बोर्ड खराब नहीं होगा। बोर्ड में कुछ और लगा है तो वो भी खराब नहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए फ्यूज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब लोग अपने घर में कनेक्शन करने का पहले चेक करने का, फ्यूज है क्या। ठीक है, फ्यूज कैसे काम करता है समझ में आ गया? अब भैया फ्यूज में ये मत लगा देना, वरना फिर तुम बोल रहे तो सब उड़े जा रहा है घर में मेरे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। हमको ऐसा वायर चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल हो। तो नॉर्मल में अपने पास एक ही बादशाह है, कौन?
कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की वायर का यूज किया जाता है। ओके, तो अब हमने इस चैप्टर में जो भी करंट वाला बेसिक्स था वो कर लिया। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये करंट के क्या क्या इफेक्ट्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैं एक रफली बता देता हूँ कि अभी आगे जब इसमें पढ़ोगे तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या फंडा है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से वीडियो को देखो, उसको एक बार समझो, टेक्स्ट बुक रीड कर लो, कुछ डाउट होगा तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो। हाँ तो बच्चों, अब अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेट की वजह से इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या बोला गया है कि जैसे कि मान लो अभी हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल है। ठीक है, तो सोलेनॉइड कॉइल के अंदर से जब हम करंट पास करेंगे, ठीक है, तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। और जब हम लोग उस मैग्नेट को किसी भी एक नॉर्मल स्टेशनरी कॉइल के पास लेके जाएंगे या किसी कंडक्टर के पास लेके जाएंगे, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस होगा, करंट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, इन सभी के अंदर फंडा क्या था पता है, इन सबके अंदर होती कॉइल। तो जैसे ही करंट इनके अंदर से फ्लो होता है, वो कॉइल रोटेट करना शुरू करती है। तो कॉइल में होने वाले रोटेशन की वजह से इनके अंदर जो बीच में निडल होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात ये है कि मेरे पास कॉइल है और मैग्नेट है या फिर सोलेनॉइड है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक चीज को क्या करेंगे, स्टेशनरी करेंगे। जैसे मान लो इसको स्टेशनरी कर दिया और इसको हम लोग मूव कर रहे हैं, तो बार बार क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक है, और ये हमारा सोलेनॉइड है। पहले हम इसको नजदीक लेके आए, फिर दूर लेके चले गए। नजदीक लाने से क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू बढ़ी। दूर लेके चले गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जब जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है वो। तो जब वो चीज कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, करंट। जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। समझाइए, तो इसी लॉ को बोला जाता है फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे भाई साहब क्या बोले कि भाई देखो तुम्हारे पास एक कॉइल है, एक मैग्नेट है। अब वो मैग्नेट चाहे तुम परमानेंट ले लो चाहे टेम्पररी ले लो, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक चीज को स्टेशनरी कर सकते हो या फिर दोनों चीज को क्या करो, मूव करो। तो दोनों चीज को मूव करने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वैल्यू एक बार बढ़ेगी फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी। तो ये जो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, इसकी वजह से जो हमारी दूसरी कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। समझ में आ गया। अब इसके बाद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, ये रूल बताने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसी और डीसी करंट। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि ये बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी वेरिएशन के कांस्टेंट पावर के साथ में मूव करते जा रहा है। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि हर सेकंड में इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। जैसे कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है इतनी, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है, मतलब ये एक सेकंड में 50 बार मूव करता है। जैसे कि अभी किसको घर में अगर करंट लगाओ
तो घर में करंट लगने के बाद कभी सुना है कि हाँ घर में करंट लगा चिपक गया आदमी? तो घर में करंट लगता तो झटका मार के हाथ पीछे आ जाता। क्यों? क्योंकि करंट कौन सा है? एसी है। मतलब जिस टाइम पे हमने हाथ लगाया उस टाइम पे वैल्यू थी करंट की, बट कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए करंट की वैल्यू डाउन हो गई और हमारी बॉडी वहां से क्या हो गई? फ्री हो गई। रेलवे के वायर वगैरह देख लो, कंपनियों को जो बड़े बड़े पावर की सप्लाई की जाती है वो सब किससे की जाती है? डीसी से। समझ में आया? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेट करंट। तुमने देखा होगा शॉप्स पे डीसी पंखे आते हैं, वो ट्रक वगैरह में लगाने के लिए, या फिर रेलवे रेलवे में पंखे वगैरह लगे होते हैं, सब किस पे चलते हैं? डीसी पे चलते हैं। कभी सोचा क्या रेलवे के पंखे की चोरी नहीं होते? होने चाहिए ना, क्योंकि वो पंखे अपने किसी काम के नहीं। घर में क्या आती है? एसी। पंखा किस पे चलता है? डीसी पे, इसीलिए वो एसी किसी काम का नहीं है। वरना जब बाथरूम से मग्गा चोरी हो सकता है तो भाई फैन वगैरह भी चोरी होने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। उसके पीछे का रीजन समझा? क्योंकि वो चलेगा नहीं अपने घर में। ओके। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि भाई राइट हैंड निकालो, वापस थंब, पहला फिंगर दूसरा फिंगर सबको साथ में लेके आओ, तीनों को परपेंडिकुलर करो। ठीक है? हमने लेफ्ट हैंड में पढ़ा था एफबीआई, राइट हैंड में पढ़ेंगे एमबीआई। एम मतलब मोशन, एफ मतलब सॉरी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आई का मतलब हो गया यहाँ पे इंड्यूस करंट। ठीक है? तो जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो कहाँ पे काम आने वाला है पता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये भाई सब काम करेंगे किसमें? जनरेटर में। जनरेटर सबने देखा हो, गांव का पुराना वाला हरे कलर का, जिसको सब पहले जोर से गोल 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 घुमाना पड़ता है, फिर वो पट पट करके आवाज करना शुरू करेगा और करंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो कुछ फंडा इस तरीके से है। ये है मैग्नेट, ये है कॉइल, यहाँ है एक्सेल, यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग नहीं है यहाँ पे, कंटीन्यूअस रिंग है। लो, अब इस एक्सेल को घुमाओ, ठीक है? तो होगा क्या? हम एक्सेल को रोटेट करना चालू करेंगे। जैसे हमने एक्सेल को रोटेट किया तो ये वाला पार्ट मान लो ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है? तो जब ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आएगा तो थंब को मैं कहाँ रखूंगा? बाहर की तरफ। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है? नॉर्थ से साउथ। मतलब कुछ इस तरीके से। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स जो हमने लगाया, और करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। मतलब जब मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा, मतलब ए बी सी डी, ए बी जब ऊपर की तरफ आएगा तो इसमें करंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। और सी डी में करंट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इससे गोल 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 घुमाना चालू करेंगे और हर एक पॉइंट पे करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नीचे यहाँ पे लगा हुआ होता है हमारे क्या? गैल्वेनोमीटर। समझे? गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन आ गया, कभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, कभी यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर में बीच में जीरो होता है, यहाँ पे होता है एक जगह होता है प्लस, एक जगह होता है माइनस। प्लस माइनस चालू रहेगा, क्योंकि इसमें से जो करंट आएगा कौन सा आएगा? एसी करंट आएगा। ठीक है? तो जब कंटिन्यूअस रिंग लगाओगे तो उसमें आएगा एसी करंट, और अगर आपको डीसी करंट चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा दो? स्प्लिट रिंग। ठीक है? समझ में आ गया जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। लेकिन जब चीजें पता करनी है कि करंट कहाँ जाएगा, सब कुछ कहाँ जाएगा, तो कौन सा लॉ यूज करोगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है? अब इस चैप्टर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मोटर, दूसरा जनरेटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे थे, एकदम डायरेक्ट। ठीक है? बाकी इस चैप्टर में कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन है। टेक्सुअल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रीजन। भाई 4 ही साइंटिफिक रीजन है, पूरे निपटा लो, और बहुत इजी है। ठीक है? पूरे लेक्चर एक बार अच्छे से देखोगे ना तीनों, तो आपको समझ में आएगा कि आंसर बड़ी इजी इजी। ठीक है? अब ये जो 4 चैप्टर हो गए, मतलब हमारा यूनिट का सिलेबस पूरा हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, पार्ट 2 के वीडियो डालूंगा। उसके बाद हम लोग ये चारों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आने के चांसेस है, उन सबका एक पूरा समरी लेंगे। ठीक है? अगर उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली तुमको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके? चलो लेक्चर को ध्यान से देखो और पढ़ना शुरू कर दो।